न सदी वही न समय वही, पर नाम है अजर अमर। देखो गांधी को अगर समझना है तो खुद गांधी बनकर देखो। गांधी को अगर समझना है तो खुद गांधी बनकर देखो। देखो उस दुबली काया को जिसने दुश्मन को तोड़ दिया। क्या बल था उसकी लाठी में, तोपों को जिसने मोड़ दिया। सुख की सेज छोड़ क्यों वो कांटों से लहूलुहान हुआ। खाली मुट्ठी में छिपा था क्या जीत का वो मंत्र। देखो गांधी को अगर समझना है तो खुद गांधी बनकर देखो। गांधी को अगर समझना है तो खुद गांधी बनकर देखो। सत्य के पथ पे चलकर देखो, दो पग भी न चल पाओगे। सत्य के पथ पे चलकर देखो, दो पग भी न चल पाओगे। सोच में भी हिंसा न हो इस प्रण से ही घबराओगे। लेकिन अपने सत्य को लेकर जीवन भर वो खड़ा रहा। हिंसा के तूफानों में भी वो दया क्षमा पर अड़ा रहा। मिटा था जिस मिट्टी के खातिर, छू के वो मिट्टी देखो। गांधी को अगर समझना है तो खुद गांधी बनकर देखो। गांधी को अगर समझना है तो खुद गांधी बनकर देखो। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखो सज्जनों, आज 2 अक्टूबर का दिन बहुत ही अद्भुत है। सबसे पहले तो आज जन्मदिन है हमारे देश की उस महान विभूति का जिनके अंदर विनम्रता और दृढ़ निश्चय का अद्वितीय संगम था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती। शास्त्री जी के सम्मान में उन्हें अपना आदर सुमन हम सब अर्पित करते हैं। बहुत बहुत बधाई। आज सत्य, अहिंसा और स्वच्छता जैसे अनेक व्रतों का पालन करने वाले महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ। और इस अवसर पर जब सारा देश उनकी जयंती पर उन्हें अपने अपने ढंग से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, एक छोटा सा प्रयास इस मंच ने भी किया है। आज हम आपके लिए अपना विशेष कार्यक्रम कर्मवीर प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आप गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले एक ऐसे स्वच्छता प्रेमी से मिलेंगे जिनका प्रयास आज सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी स्वच्छता की मुहिम छेड़ चुका है। इस मुहिम का नाम है सुलभ शौचालय और इस कर्मवीर का नाम है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। देवियों सज्जनों, आज के कर्मवीर श्री बिंदेश्वर पाठक जी को यहां आमंत्रित करने से पहले मैं आपका परिचय एक ऐसे शख्स से करवाना चाहता हूं जो आज कई मायने में गांधी जी के स्वच्छता अभियान के सच्चे वाहक हैं। बिंदेश्वर पाठक जी की सोच के सटीक उदाहरण हैं और इस देश में स्वच्छता का एक प्रतीक है। केवल 6 महीनों में 13 लाख मीट्रिक टन कूड़े कचरे का नामो निशान मिटाकर पिछले 2 वर्षों से इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर का खिताब दिलवाने वाले इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब श्री आशीष सिंह का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत आपका। बिग हैंड फॉर
आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आशीष जी, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के साथ जुड़ने का निर्णय कब आपने किया या कैसे हुआ ये आपका संबंध? मैं हमेशा से ही गांधी जी की फिलॉसफी का पालन करता रहा हूँ। कई सारे लोग हैं जो गांधी जी के दर्शन को जानते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो न केवल उन विचारों पर, उन दर्शन पर चले हैं, बल्कि उस पर चलकर उन्होंने पूरे समाज की दशा और दिशा को परिवर्तित कर दिया है। जी, बिल्कुल। ऐसे ही एक शख्सियत बिंदेश्वर पाठक जी हैं, जो मुझे पता चला कि वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और ये स्वच्छता केंद्रित एपिसोड है, तो मुझे लगा कि मुझे जरूर इसमें आना चाहिए, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देवी सज्जनों, देश को शौचालयों की सुविधा सुलभ कराने वाले, सर पे मैला ढोने की प्रथा को काफी हद तक खत्म करने वाले और सुलभ शौचालय अभियान के जनक, WHO द्वारा पब्लिक हेल्थ चैंपियन अवार्ड और राष्ट्रपति द्वारा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए। बहुत बहुत स्वागत आपका बिंदेश्वर जी, और आपका भी आशीष सिंह जी। आज आपने यहाँ आकर करके हम सब लोग का मनोबल, हम सब लोग की भावनाओं को आपने जागृत किया है, इसके लिए एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। महान नायक के सामने बैठना अपने बड़ी कृपा की। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई जी दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम बिंदेश्वर जी के साथ बातचीत शुरू करें और उनकी विचारधारा को आप सबके सामने हम प्रस्तुत करें, मैं जहाँ पर जितनी जनता है उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने ये सुलभ शौचालय का इस्तेमाल किया है? काफी भारी जनता है। वैसे सर, जो लोग हाथ अभी नहीं उठा रहे हैं जी, मुझे लगता है इन्होंने कहीं न कहीं इधर उधर झाड़ियों में जाके जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। और अगर ये लोग इंदौर में होते तो इन पे अभी तक हम लोग 10-20 हज़ार रुपए का फाइन भी कर चुके होते। एक बार फिर जिन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनका हाथ उठाइए। इन सब लोगों ने सुलभ शौचालय को इस्तेमाल किया है। एक हाथ इधर भी है। कई बार ऐसा होता है बिंदेश्वर जी कि रास्ते में ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा हो जाए तो रास्ते में मुसीबत पड़ जाती है जी। और समझ में नहीं आता कि क्या करें। और कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ तो गाड़ी रोक करके, अब हम लोग चलते रास्ते पे तो ऐसा कुछ अन्याय नहीं कर सकते हैं, तो मान लीजिए अगर किसी दुकानों के साथ जा रहे हैं तो किसी दुकान में घुस गए, कहा भैया तुम्हारे यहाँ शौचालय है, जाना है, चले गए वहाँ। कई बार ऐसा हुआ कि चलते चलते किसी का घर दिख गया, न जान न पहचान, बस घुस गए, तो कहा भाई साहब जरा जाना है। तो पहले तो वो लोग बड़ा आश्चर्य कहते, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मैंने कहा भाई साहब जरा जाना है इसलिए। तो जब ये सुलभ शौचालय बन गया तो उससे बड़ी सुविधा हो गई, क्योंकि जगह जगह पर अब हमको पता हो गया है कि ये कहाँ पर है और अपना जो हम कार्यक्रम है उसी के अनुसार बना लेते हैं। एक उपाय है सर। जी जी। यदि ट्रैफिक जाम में हो, हाँ जी, और मीटिंग में हो, और जैसे भी बैठे हैं जी आप, जी जी, इस समय यदि फील हो जाए तो पेन, पेंसिल या नाखून से यदि इसको आप एंटी क्लॉकवाइज इसको जी यदि घुमाएं 2-3 मिनट के लिए तो 1-2 घंटे के लिए कंट्रोल ऑफ नेचर हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी। भाई साहब धन्य है आप, चरण स्पर्श करता हूं आपके। ये उपाय आपने पहले हमको नहीं बताया, यानी ये उंगली को लेकर के जी
एंटी क्लॉकवाइज दबाना शुरू करें। हाँ, ये पेन यदि है तो पेन पेंसिल, नहीं है तो फिर उंगली से। हर एक उंगली के नीचे, हाँ नहीं, ये है बीच बीच में ये स्क्वायर, यहाँ दबाना शुरू करें। स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर को आप 3-4 बार घुमाइए जी जी, और उसमें भी आप देखिएगा कि कई 1-2 घंटे तक कंट्रोल हो जाएगा वो। हमने करके देखा हुआ है। आज घर जाते समय मैं ऐसा ही करूंगा। अपनी जनता को हम दिखाते हैं। हाँ। बिंदेश्वर जी कह रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, इसको चिच्ची उंगली बोलते जी, हैं, हाँ। इधर से दबाना शुरू हाँ कीजिए जी, यहाँ पर और दबाते रहिए। जाते रहिए, स्क्वायर करिए इसको। स्क्वायर कर दें। ऐसे है ना, ये अच्छा, नीचे भी चले आए, फिर ऊपर जाएं, चारों तरफ 2-3 स्क्वायर जब बन जाएंगे आपका स्क्वायर पूरा हो जाएगा। ये क्या है इसकी तरकीब? एक्यूप्रेशर की वजह से होता है? एक्यूप्रेशर जी सर। अच्छा, ये हमको मालूम नहीं था, आज सीख लिया हमने। तो देवेंद्र सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर दिन करीब 2 करोड़ लोग पे एंड यूज पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि इस पे एंड यूज पब्लिक टॉयलेट की सोच के पीछे हमारे सामने बैठे हुए डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी हैं। डॉक्टर पाठक ने अब तक 1749 शहरों में करीब 9500 पे एंड यूज शौचालयों का निर्माण करवाया है और 15 लाख से भी ज्यादा घरों में आज शौचालय बन चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको। तो अब तो ये बिंदेश्वर जी, खुले में शौच की जो प्रथा चली आ रही थी सदियों से, वो एक तरह से अब देश में बंद हो गया, क्योंकि इस अभियान से बहुत से लोग जुड़े भी हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी ये बयान दिया था कि 2019 2 अक्टूबर को, बल्कि आज के दिन ये बयान उन्होंने कहा था कि पूरा देश जो है वो खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वच्छता अभियान को इस ऊंचाई पर ला दिया है। जी जी, आज देश स्वच्छ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। कई मानों में जब मुझे भी जोड़ा गया इस अभियान के साथ, तो हमारे सामने भी बहुत सारी संकटें थी, बहुत सारे समस्याएं थी लोगों में। आप जैसे लोगों की वजह से और जो प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान शुरू किया उसकी वजह से आज पूरा देश जो है वो ऐसे स्तर पर पहुंच गया है आज जहां भी पर कुछ लोग ऐसे हैं मुक्त हो गया है वो, जो कहते हैं कि हमको बाहर जाने में अच्छा लगता है। जी। तो हमने शौचालय का आविष्कार किया है नया, उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि बाहर जाने में अच्छा लगता है। तो हमने क्या किया है, शौचालय बना दिया है, चारों तरफ से घेर दिया है और छत छोड़ दिया है। तो बाहर ही हैं हम लोग, अब ठंडी हवा खा रहे हैं। तो उसमें कि सूरज की रोशनी, हवा दिन जी, में जी। और रात में चांदनी रात, जी जी, या तारों की बारात। बिल्कुल, क्या बात। उसमें आप शौच कर रहे हैं जी। और जो लोग ऑडियंस में है ध्यान रखेंगे मेरे हाथ पर, तो एक गाना पहले बचता था पुराने जमाने में, जिया बेकरार है छाई बहार है, जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। सर, बहुत सी और बातें भी करेंगे आप दोनों के साथ अभी, लेकिन आज हम लोग आप यहाँ एकत्र इसलिए हैं कि हम लोग ये खेल खेलें जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। तो बहुत जल्दी जो इस खेल के नियम है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते ये जाता है 15वें प्रश्न जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। इस यात्रा में 2 पड़ाव पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का। 10वें प्रश्न को पार करने के बाद, दूसरे पड़ाव को पार करने के बाद हमारी जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। आपकी सुविधा के लिए तो हमने 4 लाइफलाइन रखी हैं यहाँ पर। पहली लाइफलाइन है, देखिए यहाँ पर, ऑडियंस पोल। यहाँ की जनता बहुत ही शिक्षित होनहार जनता होती है, इनसे आप अपने प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। इसमें क्या होता है कि अगर आप इस लाइफलाइन का उपयोग करें तो 2 जो गलत ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से वो मिट जाते हैं और 2 ही बचते हैं, उनमें से एक सही होता है, एक गलत। तीसरी लाइफलाइन है अलट पलट, फ्लिप द क्वेश्चन। यदि आपको प्रश्न पसंद आए तो आप कह सकते हैं कि इसको बदल दीजिए, तो हम इस प्रश्न को बदल देंगे, एक नया प्रश्न आपके सामने रख देंगे। और चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे यहाँ एक एक्सपर्ट मौजूद रहते हैं जिनसे आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। तो हम अपने
दर्शकों को बता दें कि हमारे आज के एक्सपर्ट हैं आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर रोहित सरदाना जी। रोहित जी नमस्कार करता हूं आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमिताभ जी, एक बार फिर से। जब मैं बिंदेश्वर जी के बारे में पढ़ रहा था कि जिस चंपारण सत्याग्रह का हृदय कहा जाता है बेतिया को, जी, महात्मा गांधी जी के काम को आगे बढ़ाने वाले बिंदेश्वर पाठक ने भी उसी बेतिया से इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत असल में की थी। वाह क्या बात है। जिसको आज देश भर में आप चौक चौराहों पर देखते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित जी। तो रोहित जी पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगे। एक और सूचना आपको बता दें कि यहाँ पर एक हूटर होता है, जब हूटर बज जाएगा खेल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आगे नहीं खेलेंगे, ठीक है? ऑलराइट। आज गांधी जयंती के अवसर पर हमने अपना साप्ताहिक कार्यक्रम केबीसी कर्मवीर शुक्रवार की जगह आज दिखाने का निर्णय लिया है। इसलिए हमारे कल के जो रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं अभिषेक झा जी, उनके साथ हम गुरुवार यानी कल खेल को जारी रखें। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ बिंदेश्वर जी और आशीष जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जिस नेक काम के लिए आज आप यहाँ पर आए हुए हैं उसका उपयोग कर सकें। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी के साथ जोड़े जाने वाले एक चित्रमय कथन में बुद्धिमान बंदरों की संख्या कितनी है? How many wise monkeys are there in a pictorial maxim associated with Mahatma Gandhi? A 1, B 3, C 2, D 4। 1, 3, 2 या 4? तीन पे बी पे लगा दें ताला जी। बी 3 पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 1000 रुपए आप जीत गए हैं। गांधी जी ने साबरमती और सेवाग्राम आश्रम में 3 बंदरों के स्टैच्यू भी हैं, वहां बने हुए हैं। माना जाता है कि ये 3 बंदर हैं। मिजारू कवरिंग हिज आइज हु सीज नो इविल, कीकाजारू कवरिंग हिज ईयर्स हु हियर्स नो इविल, एंड ईवाजारू कवरिंग हिज माउथ हु स्पीक्स नो इविल। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य 2000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। राजकुमार हिरानी की मुन्ना भाई श्रृंखला की पहली फिल्म में मुन्ना कौन सी डिग्री प्राप्त करने के लिए कॉलेज में दाखिला लेता है? इन द फर्स्ट फिल्म ऑफ राजकुमार हिरानीज मुन्ना भाई सीरीज, मुन्ना एनरोल्स हिमसेल्फ इन अ कॉलेज टू ऑब्टेन व्हाट डिग्री? ऑप्शन सुनिए। ए पीएचडी, बी एमडी, सी एफआरसीएस या डी एमबीबीएस? जी डी एमबीबीएस। श्योर है? ताला लगा दे जी सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एमबीबीएस बिल्कुल सही उत्तर है आपका। फिल्म वगैरह तो देखते होंगे आप बिंदेश्वर जी? कुछ कुछ देखते हैं। कुछ कुछ देखते हैं। आशीष जी आपको समय मिल पाता है? जी हाँ, 3-4 महीने में ऐसी 1-2 मूवीज देख लेते हैं। जब मैं स्टूडेंट था जी, फर्स्ट ईयर में, तो मेरा रिकॉर्ड है एक दिन में 4 फिल्म। एक दिन में 4 फिल्म। और स्टूडेंट थे आप? स्टूडेंट थे। 3 से 6 क्लास में गोली मार दी आपने। 3 से 6 और 9 से 12 और 12 से फिर 4। एक टिकट पर 2 खेल होता था उस जमाने में। एक ही टिकट में 2 बार? 2 खेल। तो 12 से 4 यानी सुबह? सुबह जब हम निकलते थे हॉल से तो कौवा जो है उड़ के जाता था अपना। बाद में जब हम काम में आ गए 73 में, जिस काम में आ गए तो फिल्म देखना बंद हो गया। और मुश्किल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 3000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा कि इनमें से किस दस्तावेज में एक भाग है जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है? Which of these documents contains a part that deals with fundamental rights? A. Constitution of India, B. Code of Criminal Procedure, C. The Union Budget या D. Indian Penal Code? भारत का संविधान, दंड प्रक्रिया संहिता, केंद्रीय बजट या भारतीय दंड संहिता? ए सर, ए है। ए भारत का संविधान। भारत का संविधान। ताला लगाने लायक? ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, बधाई आपको। 3000 रुपए जीत लिया आपने।
भाग तीसरा है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते। फंडामेंटल राइट्स। ओके आशीष जी, आपने अपने शहर इंदौर में इसको कैसे आपने किया कि ये ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया? हम लोगों ने एक डिजाइन किया था मॉड्यूल, जिसमें कि हम लोगों ने करीब करीब 200-250 प्रेरक इकट्ठा किए और उनको ट्रेन किया कि कैसे उनको जाके लोगों को समझाना है कि खुले में शौच नहीं करनी है। हमने कई सारे बच्चों को ट्रेन किया और हमारी जो गतिविधियों का केंद्र रहता था वो मैदान होता था जहाँ पे पूरा का पूरा गांव इकट्ठा होता था खुले में शौच के लिए, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे। ये बच्चे सुबह के टाइम, शाम के टाइम, जब पीक टाइम होता था लोगों के आने का, तब पहुंच जाते थे। कोई सीटी लेके, कोई ढोल तमाशे लेके, कोई नगाड़े लेके वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करके और खूब जोरदार जितना भी प्रदर्शन हो सकता था पूरा का पूरा करते थे। जो भी लोग खुले में शौच करने आते थे उनको देख के ही भाग जाया करते थे। कई सारे गांवों में लेकिन उनके लिए दूसरी जगह जाने की कहाँ थी? उसके लिए भी हम लोगों ने पैरेलली प्रयास किया। दो अलग अलग चीजें हैं। वहां से तो आपने हटा दिया उनको। जी हाँ, लेकिन जब जाए कहाँ? हम लोग जब इसको ट्रिगरिंग बोलते थे, इस प्रक्रिया को ट्रिगरिंग बोला जाता है। जब तक लोगों के शौचालय नहीं बनते थे वो लोग उसका प्रयोग करते थे, उनकी आदतों में परिवर्तन होता था। धीमे धीमे दोनों तरीकों से, समझाने के तरीके से भी और उनको भगाने के तरीके से भी, लोग समझते गए और बहुत जल्दी ही इंदौर के सभी जितने भी गांव थे 335 वो पूरी तरीके से खुले में शौच मुक्त हो गए। हमने जिन लोगों को ट्रेन किया था, धीमे धीमे वही लोग हमको कुछ नई चीजें सिखाने लग गए। उनमें से एक भाई साहब थे, उन्होंने एक नया तरीका ईजाद कर लिया। वो उस मैदान के बगल में जो सबसे ऊंचा मकान होता था उसकी छत पे चढ़ जाते थे और अपने साथ एक पोर्टेबल लाउड स्पीकर ले जाते थे और वहां से वो आने वालों की लाइव कमेंट्री करते थे कि अब रामलाल पिता श्यामलाल मैदान में आ चुके हैं, अब उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, अब उन्होंने अपना लोटा या अपनी बोतल जमीन पे रख दी है। और इतना आदमी सुनता था, उसके बाद वहीं से तुरंत वापस चला जाता था कि ये भाई साहब गए थे खुले शौच में। बिंदेश्वर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रथा जो थी ये पहले क्यों नहीं थी? उस समय शौचालय की बात सही नहीं, या लेकिन कल्चरल सैंक्शन मिला है इसको पुराण काल में। एक किताब है सर, देवी पुराण जी, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि घर के आसपास शौच नहीं करना चाहिए। तो कहाँ करना चाहिए? तो लिखा है कि एक तीर छोड़िए, जहाँ तीर गिर जाए उतनी दूर जाइए, वहाँ जाके मिट्टी खोदिए, घास पात डालिए, शौच करिए और फिर मिट्टी से ढक दीजिए। तरीका जो दिया गया वो स्वस्थकर था, हाइजीनिक था वो प्रैक्टिस। लेकिन लोगों ने क्या किया, बाहर जाना जारी रखा, लेकिन मिट्टी खोदना, घास पात डालना, शौच करना ये सब छोड़ दिया। उसी को गांधी जब आए आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा टट्टी पर मिट्टी। तो उसमें कोई शौचालय की व्यवस्था थी नहीं, तो इसलिए गांधी ने कहा कि टट्टी जब करते हो तो मिट्टी डाल दो ताकि मक्खियाँ उस पर ना बैठें और फिर खाने पर ना आए वो। जी डॉक्टर साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे कंपेनियन के रूप में आज आप अपने साथ किन किन को लाए हैं? मेरी श्रीमती जी हैं। जी, अमोला जी। अमोला जी, हाँ। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बड़ी लड़की है, बड़ी बेटी भी है। नमस्कार। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और उषा जी असल है, सलमा। उषा जी यहाँ पर हैं। जी नमस्कार। स्विंग मेडल होती थी। उषा जी के बारे में अपने दर्शकों को बता दूं और यहाँ की जनता को भी बता दूं, ये वो महान शक्ति है जो एक ज़माने में महिला जो है उठा करके जाया करती थी और आज ये प्रेसिडेंट हो गई हैं सुलभ शौचालय। उषा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जब शुरुआत हुई और पाठक जी से, डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, किस तरह से आपको एक जगह, एक स्थान दिया गया है डॉक्टर पाठक की वजह से? सर, हम लोग तो बचपन से मैं मेला ढोती थी, मम्मी के साथ जाती थी और ये देखती थी किस तरह से मम्मी मेला उठाती है और किस तरह से उठा के सिर पर रखती है और कहाँ फेंकती है। क्योंकि हम लोगों में तो क्या था कि यही मेला ढोने की प्रथा चली आ रही थी। तो मम्मी ने बोला कि बेटा अगर तेरी शादी होगी तो उसी घर में तुझे मेला ढोने का काम करना पड़ेगा, कोई और काम ही नहीं हम लोगों के लिए। तो वही काम सर मैं भी कर रही थी, मेला ढोने का। तो पता नहीं हमारा किस तरह से भाग्य बदला
और डॉक्टर पाठक जी वहाँ पर आए अलवर राजस्थान में। तो इन्होंने पूछा हमसे कि भाई ये काम क्यों करते हो मेला ढोने का। अब देखिए सर, कभी हमसे ये सवाल किसी ने किया ही नहीं था। तो हमने पहले सोचा पता नहीं कैसे मजाक कर रहे होंगे, कोई ऐसे आए हैं और चले जाएंगे ऐसे कह के। तो फिर हमने कहा कि सर हमारा तो पर्दे पीढ़ी का काम चला रहा है, हम लोग सभी काम करते मेला ढोने का। तो सर ने कहा कोई अच्छा काम करने के लिए दें तो क्या करोगे। अब देखिए सर, इतना घिनौना काम कौन करना चाहता है, इतना गंदा। लेकिन सर हमारी तो मजबूरी थी काम करने को। तो सर ने वहाँ पर अलवर में राजस्थान में एक संस्था खोले नई दिशा के नाम से। तो सर वहाँ पर हम पढ़ना लिखना सीखे, अचार पापड़ जबे, पार्लर का काम, कॉटन की बत्तियाँ, जूट बैग, सिलाई, ये सब सर सब करते हैं। फिर हमने डॉक्टर पाठक जी से कहा कि सर हम सामान तो बना लेंगे लेकिन इसको खरीदेगा कौन, क्योंकि छुआछूत सर बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर अलवर में, वहाँ राजस्थान में। तो इन्होंने कहा कि तुम सामान तो बनाओ, मैं खरीदूंगा, सुलभ खरीदेगा। तो इस बात सर हमको बहुत खुशी हुई है कि हमको डॉक्टर पाठक जी ने समाज के मुख्य धारा से जोड़ दिया और अब कोई भी अलवर में कोई छुआछूत नहीं करता सर। तो हमारे सर ये जो भी हम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए, क्योंकि गांधी जी तो मैंने देखे नहीं, लेकिन मैंने देखा डॉक्टर पाठक जी में देखे कि वो हमारे गांधी जी हैं। वो हमारे भगवान है जिन्होंने हमारी जिंदगी इस तरह से बदली है। मेरे इसी जीवन में सर 2 जीवन जी लिए। वाह, क्या बात है। ओके डॉक्टर साहब, आशीष जी गेम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं आप यहां से। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 5,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पर्यावरण संरक्षण के 3 R में तीसरा कौन सा होता है? रिड्यूस, रीयूज और डैश। What does the third R in the 3 R's of waste management represent? Reduce, reuse and dash. Option सुनिए। A. Remove, B. Reform, C. Recycle, D. Redo. सी रिसाइकल, जी सी रिसाइकल। C. Recycle. जी, थल सर। लगा दे। जी। Recycle C पे थल लगा जाए कंप्यूटर जी। Yes, it's the right answer. 5,000 जीत गए आप। 3 R जो होते हैं पर्यावरण के सिलसिले में, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, सभी कूड़े की मात्रा में कटौती करने में मदद करते हैं। इससे प्राकृतिक संसाधनों, लैंडफिल और ऊर्जा का संरक्षण करने में मदद मिलती है। ओके डॉक्टर साहब, आशीष जी अब आगे बढ़ते हैं और खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। मानव शरीर के संदर्भ में दाढ़ किसका एक प्रकार है? In the context of the human body, what is dal a type of? A. Finger, B. Tooth, C. Cell, D. Joint. बी दांत, दांत, दाढ़ लिखा हुआ है। दाढ़, दाढ़, दांत ही होता है, दांत, दांत का जो पिछवाड़ा होता है। उंगली, दांत, कोशिका या जोड़? बी दांत, बी दांत। दांत। जी। ताला लगाने लायक? जी सर। ओके, दांत पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया, 10,000 रुपए जीत गए हैं। दाढ़ या चौभर पीछे वाले दांतों को कहते हैं जिनसे हम मुख्य रूप से खाने को चबाते हैं और सबसे ज्यादा वही घिसता है कि नहीं? जी। वही सबसे ज्यादा तकलीफ भी देता है। बोलने जा रहे थे कि हमारी भी बहुत तकलीफ हो गई है दाढ़ के दांत जो है, लेकिन कोई इसको मानता नहीं है और जा करके मुंह उबाड़ करके डेंटिस्ट के सामने जब लेटते हैं ना तब पता चलता है। बहुत भयंकर होता है वो कांड। न जाने कौन कौन सा यंत्र वो डाल देते हैं अंदर। ओहो हो। ओके डॉक्टर साहब, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है छठा प्रश्न। अब आपको हर एक प्रश्न के लिए मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? On which actress is this song picturized? ये आपको अभी हम एक गाना सुनाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सी अभिनेत्री पर फिल्में वगैरह देखते हैं आप। अजीत जी, इम्तिहान आ गया है आपका। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी।
फिर सुनना चाहेंगे या विकल्प रखूं आपके सामने? जी। ओके। ए विजयंतीमाला, बी मीना कुमारी, सी वहीदा रहमान, डी मधुबाला। वहीदा रहमान है क्या? मीना कुमारी। मधुबाला। कष्ट हो रहा हो तो आप ऑप्शंस हैं आपके पास, लाइफलाइन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियंस पोल ले लेना चाहिए। आप क्या करना चाहेंगे? जल्दी बोलिए, 30 सेकंड बचे। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। शांत हो जाए गणिमान जी। डॉक्टर साहब और आशीष जी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। ऑडियंस पोल, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। कंप्यूटर जी एक बार गाना सुना दीजिए, जनता का मनोरंजन भी हो जाएगा। चार ऑप्शंस हैं, ए विजयंतीमाला, बी मीना कुमारी, सी वहीदा रहमान, डी मधुबाला। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया सी, 70%। वहीदा रहमान, क्या करना चाहेंगे? सही है वो तो। वही है? अब हम चाहते थे अभी। आपको मालूम था? जी हाँ। हो सकता है क्यों नहीं उन्होंने कहा आपने? 4 बार मूवी देखी हो। हम डाउट में थे इसलिए। चलिए ताला लगा दें। जी। सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, वहीदा रहमान इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। फिल्म का नाम था कागज के फूल। इसके निर्देशक थे गुरुदत्त जी, गायिका गीता दत्त, संगीत दिया था सचिन देव बर्मन, एस.डी. बर्मन ने, और कैफी आजमी साहब ने इसे लिखा था। बहुत ही सुंदर गीत। पता नहीं आपने ये फिल्म देखी कि नहीं, कागज के फूल। बहुत ही बढ़िया। आज इसको एक, मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड फिल्म्स माना जाता है, हिस्टोरिक फिल्म्स माना जाता है। कभी आपको वक्त मिले देखिएगा, बहुत सुंदर फिल्म है। ऑलराइट बिंदेश्वर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो विचारधारा है जिस ओर आपने काम किया है, कैसे आपने इसकी शुरुआत की, क्या धारणा थी आपके मन में? सबसे पहले से आप बताएं अपनी बचपन की कहानी। मैं अपने घर पर जब रहता था तो एक महिला डोम थी, वो आती थी लकड़ी बांस का सामान देने के लिए, सूप, डगरा, चलनी देने के लिए आती थी। तो जब लौटती थी तो दादी पानी छींटती थी उस ज़मीन तक जहाँ तक हम लोग ज़मीन थी। तो एज ए चाइल्ड, मैं 7 वर्ष का रहा होगा, मुझे कौतूहल होता था, घर में इतने लोग आते हैं, दादी पानी नहीं छींटती है, ये महिला आती तो पानी क्यों छींटती है ये? तो मैं लोग से पूछता था, तो लोग कहते थे कि वो छूत है। वो जब चलती है तो धरती जो है अपवित्र हो जाता है, पवित्र करने के लिए पानी छीटा जाता है। तो मैं इसको छू के देखता था कि कोई रंग में बदल में या घर में कुछ परिवर्तन होता है क्या नहीं होता है। छोटा नहीं था तो हमारी आदत हो गई कि उसको छू के देखते थे जब आती थी घर पर। तो एक बार छूते हुए दादी ने देख लिया। अब जो कोहराम मचाया घर में कि इसे छू दिया, कैसे रहेगा घर में, क्या करेगा। पंडित जी को बुलाया गया, पंडित जी आए तो पंडित जी ने कहा कि इनको दूसरे घर में रखिए। जब मेरी माँ ने प्रोटेस्ट किया कि बच्चा 7 वर्ष का है, दूसरे क्या कैसे रख सकते इसको, तो दूसरा उपाय बताइए। तो उन्हें बताया कि गाय का गोबर, गाय का मूत्र इनको खिलाइए और पिलाइए, और गंगा जल से स्नान कराइए। और माह का महीना था, हार्स विंटर जनवरी, तो उसमें दादी ने बच्चों को बुलवाया, पकड़वाया हमको, और बाद अवस्थी गाय का गोबर और गाय का मूत्र पिलवाया। अंदाज कीजिए कैसे कोई गाय का गोबर खाएगा, कैसे मूत्र पिएगा, और फिर गंगा जल से स्नान कराया। तो ये मेरे जीवन में बात थी। एक संस्था बनी थी, बिहार गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति, गांधी जी का 100 वर्ष मनाने के लिए। वहाँ मैं गया, वहाँ जब ज्वाइन किया तो वहाँ के सचिव ने कहा कि ये महिला ढोई प्रथा मानवीय है और गांधी चाहते थे इसको समाप्त करना, तुम इस काम को करो। उनको बचपन की बात बताई हमने कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, मैं कैसे काम कर सकता हूँ उनके साथ। उन्हें कहा तुम्हें मैं लाइट देख रहा हूँ। अब क्यों कहा मैं नहीं कर सकता, तुम इस काम को कर सकते हो। और फिर तो बेतिया शहर में जाकर रहे हम, वहाँ पर एक कॉलोनी है, वहाँ रहे 3 महीना हम वहाँ पर। और जो सबसे बड़ी बात वहाँ हुई,
वो ये हुई कि एक लड़का छोटा सा लाल कपड़ा पहने हुए था और उसको बुल ने अटैक कर दिया। सब लोग दौड़े बचाने के लिए। किसी ने उसी भीड़ से कह दिया कि वो लड़का तो कॉलोनी का है। सबने छोड़ दिया ये नाम सुनते ही। अब ऐसा समाज हो सकता है जो धर्म और जाति पूछ के बच्चा को बचाए। हमारे साथ 2-3 आदमी थे कॉलोनी के, उसको ले गए हम लोग अस्पताल में, वो दम तोड़ दिया। तो गांधी कसम वही खाई हमने कि गांधी का सपना हम पूरा करके रहेंगे। तो $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि गांधी का सपना पूरा कैसे हो। तो यदि सुलभ शौचालय के उसका हम न किए होते तो गांधी का सपना आज भी पूरा नहीं होता। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही आपने बिंदेश्वर जी, और कई बार इसका उदाहरण समाज में देखने को मिलता है हमें। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो हमने ऐसा वातावरण बाबूजी के हाथों से भी देखा है। कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे यहाँ जो शौच साफ करता था, जब कोई त्यौहार होता, जैसे होली का त्यौहार है, तो आप जानते हैं हमारे वहाँ जी उत्तर भारत में सबसे पहले जो बड़े हैं उनके चरणों में रंग जो है वो डाला जाता है, फिर होली शुरू होती है। तो बाबूजी सबसे पहले जो शौच साफ करता था, सबसे पहले जा करके उसके चरणों में रंग डालते थे, तब जा करके होली का त्यौहार होता था। और हमारा जो नाम है बच्चन, वो किसी जाति के साथ मिला हुआ नहीं, क्योंकि बाबूजी इसके खिलाफ थे। जहाँ हैं श्रीवास्तव वो कायस्थ, हाँ जी। लेकिन उन्होंने कभी माना नहीं। अब कई लोग पूछते हैं मुझसे, कई बार मैं कह भी चुका हूँ कि क्योंकि वो इस बात में नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने जाति का नाम कभी दिया नहीं। और मुझे इंदेश्वर जी इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं उस नाम का प्रथम प्राणी हूँ। जब मेरा दाखिला होना था स्कूल में, किंडरगार्टन में, तो स्कूल वालों ने पूछा कि इसका नाम क्या है, तो उनका अमिताभ नाम है। उनका सरनेम क्या है? तो उस समय माँ बाबूजी ने तय किया कि इसका सरनेम होगा बच्चन। तब से बच्चन का सरनेम जो है वो स्थापना हुई। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है ये फैलती भी है कि हमने कभी भी, सेंसस वाले आते हैं कई बार पूछने के लिए कितने प्राणी रहते हैं आपके घर में, क्या काम करते हैं, क्या जात है, क्या वो है। हमसे पूछा आपकी जात क्या है? मैंने कहा मैं भारतीय हूँ, मेरी कोई जात नहीं है, मुझे मालूम नहीं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मशहूर उपन्यास चंद्रकांता मूल रूप से इनमें से किस भाषा में लिखा गया था? इन विच लैंग्वेज वॉज द नॉवल चंद्रकांता ओरिजिनली रिटन? ऑप्शन सुनिए। ए हिंदी, बी उर्दू, सी बांग्ला या डी संस्कृत? बांग्ला। हिंदी हमने तो हिंदी में ही पढ़ा है। हमने पढ़ा तो हिंदी में ही है, आपने पढ़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से लेकिन उर्दू भी हो सकता है। मूल रूप से इनमें से किस भाषा में लिखा गया? उर्दू के शब्द बहुत क्या लग रहा है किए आपको? गए। आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि उर्दू होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से शब्द यूज किए हैं, फारसी से काफी शब्द लिए गए हैं। क्या कहते हैं? लाइफलाइन ठीक है। लाइफलाइन। शांत हो जाएं घड़ीमान जी, एक और लाइफलाइन लेंगे डॉक्टर साहब और आशीष जी। अब आपके पास है 50-50। फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ऑलराइट, कबीर महाशय, डॉक्टर साहब और आशीष जी एक्सपर्ट एडवाइस की जो लाइफलाइन है इसे इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और रोहित जी, आपकी बारी आ गई है बहुत जल्दी खेल में। प्रकट हुई है हमारे सामने। प्रश्न तो आपने सुन ही लिया होगा। मशहूर उपन्यास चंद्रकांता मूल रूप से इनमें से किस भाषा में लिखा गया था रोहित जी? हिंदी, उर्दू, बांग्ला या संस्कृत में? 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। जी, मुझे लगा था कि हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने तो चंद्रकांता सीरियल पक्का देखा होगा, क्योंकि हमारी उनकी आयु में बहुत ज्यादा अंतर लगता नहीं है। तो ये हिंदी का उपन्यास था। ये
1880 से 1890 के बीच में लिखा गया उपन्यास है और हिंदी के सबसे सेलिब्रेटेड, सबसे लंबे उपन्यासों में से एक कहा जाता है फिक्शन में। और जहां तक मुझे याद है, शायद देवकीनंदन जी उनका नाम था जिन्होंने इस उपन्यास को लिखा है। तो इसका जवाब होना चाहिए ए, हिंदी। सहमत हैं आप? एकदम सही है बात। देवकीनंदन खत्री जी ने लिखा है, तो मुझे भी पता था, मैंने हिंदी में पढ़ा भी है, लेकिन ओरिजिनली किसमें लिखा गया इसको लेकर ये मैं शायद confused आपको नहीं था, मालूम। लेकिन शायद क्या किया जाए, जल्दी बोलिए। वही ओरिजिनली पढ़ा होगा, हिंदी। ए पे लगा दें ताला। ए हिंदी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको रोहित जी, इनको धन्यवाद दे दीजिए आप। थैंक यू। चंद्रकांत को आधुनिक हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है, जिसकी रचना देवकीनंदन खत्री ने की थी। ये उपन्यास तिलिस्म और यारी पर आधारित है। ये एक प्रेम कहानी है जिसमें रहस्यों के जरिए कहानी को गढ़ा गया। तिलिस्म और अय्यारी जैसे शब्द इतने उर्दू हाँ, से आते बिल्कुल, हैं, जी, इसीलिए हाँ। मुझे लगा कि हो सकता है ये हो उर्दू सकता है, में पढ़ा लिखा गया और मैंने इसे हिंदी में पढ़ा हो। जी जी जी। लेकिन उस जमाने में मेरे ख्याल से उर्दू शब्दों का और हिंदी शब्दों का काफी एक साथ प्रयोग हुआ करता था। जी हाँ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, कोई बात नहीं, 2 अभी भी जीवित हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाडियार वंश के इस महल को पहचानिए जो अपने भव्य दशहरा उत्सव के लिए भी जाना जाता है। आपको अभी हम एक छवि दिखाएंगे। Which palace of the Wadiyars is this? Also known for its grand Dashera celebrations. Can we see the image, please? ये वडियार वंश के इस महल को पहचानिए जो अपने भव्य दशहरा उत्सव के लिए भी जाना जाता है। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, जय विलास पैलेस, बी, फलकनुमा पैलेस, सी, लक्ष्मी विलास पैलेस, या डी, मैसूरू पैलेस। मैसूर पैलेस। श्योर है? ताला लगा दिया जाए। फाइनल उत्तर है डी, मैसूरू पैलेस। कंप्यूटर जी ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही हैं बिंदेश्वर जी, वाह क्या बात है। 80,000 रुपए जीत लिया आपने। कर्नाटक के मैसूर में स्थित मैसूरू पैलेस, ये मैसूर पैलेस वाडियार वंश के शासक द्वारा 20वीं सदी के शुरू में बनाया गया था। यहाँ हर साल होने वाले भव्य दशहरा समारोह के लिए ये महल प्रसिद्ध है। बहुत ही भव्य है ये पैलेस। हम गए हैं अंदर, इसके अद्भुत है इसके अंदर की कारीगरी वगैरह सब। ओके, कभी भी बिंदेश्वर जी परिवार से कभी ऐसी स्थिति आई जहाँ पर आपको अपने परिवार के साथ आपको झगड़ना तो नहीं पड़ा, लेकिन अपनी बात को आगे रखना पड़ा? पिताजी दुखी थे काफ़ी, माँ भी दुखी थी कि क्या काम कर रहे हैं, और समाज के लोग मुझे साथ बैठे नहीं देते थे। बोलते भाई आप थोड़ा सा अलग बैठिए, हम लोग ब्राह्मण्स हैं। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी ससुराल में कि मेरे जो फादर इन लॉ थे, डॉक्टर थे, वो धनी थे, वो नाराज होते थे हम पर कि क्या काम करते हैं। मैं सोचा था कि पटना विश्वविद्यालय से आप पास किया है, कुछ अच्छा काम करेंगे, तो आप अछूतू सा रहते हैं। लोग पूछता है दामाद क्या करते हैं, मैं क्या कहूँ दामाद क्या करते हैं। और एक दिन गुस्से में इतने आ गए कि कहा कि आपका चेहरा मैं देखना नहीं चाहता। तो अब दामाद को कोई कहे फादर इन लॉ के चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, ये तो एक्सट्रीम बात है ये। तो मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि गांधी का सपना पूरा करना है और इतिहास का पन्ना उलटना है, ये कोई नौकरी करनी तो है नहीं। जी हाँ। तो ये जब तक हम नहीं करते हैं तब तक लड़की का ध्यान आप रखिए, और जब मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं ध्यान रखूंगा। उसी को भी 26 जो फरवरी को जो पुरस्कार मिला स्लो इंटरनेशनल को, गांधी शांति पुरस्कार। जी जी। पुरस्कार के बाद चाय पी रहे थे हम लोग, तो राष्ट्रपति जी ने हमारी पत्नी से पूछा कि शादी कब हुई थी आपकी, तो उन्होंने कहा 1965। तो उन्होंने कहा कि अच्छा किया कि आपने शादी से कर ली, नहीं तो बाद में इनसे शादी कोई नहीं करता है इनसे। तो ये मेरे लिए कठिन था जरूर, सुदोराय नहीं। जी हाँ, जी हाँ। अमोला जी यहाँ पर विराजमान है। अमोला जी आपसे जानना चाहेंगे,
आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जब आपको पता चला कि आपके पतिदेव जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं? ये जो काम शुरू किए थे वो तो ठीक था, मुझे एतराज नहीं थी, लेकिन मेरे पिताजी थोड़ा दुखी थे। अब तो कोई क्लेश नहीं है ना? नहीं। परिवर्तन तो ऐसा हुआ कि बाद में मुझसे लोग मिलने के लिए लाइन लगा के मिलते थे। जी जी जी, वाह क्या बात, क्या जी। तो ये ओके, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न के ऊपर। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया की गांधी जी की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ गांधी जी लोकेटेड? ऑप्शन सुनिए। ए मोतिहारी, बी पटना, सी रांची, डी गया। ना मोतीहारी। मोतिहारी होना चाहिए, क्या लग रहा है? मोतिहारी होना चाहिए मेरे ख्याल से, या पटना में। क्या किया जाए? पटना कहिए, पटना, मोतीहारी। जल्दी बोलिए। ये हटवा दो चाहिए। फ्लिप, ये क्वेश्चन चेंज करना चाहिए। हाँ, शांत हो जाए गणेमान जी। 50-50 या प्रश्न को बदला जाए? क्वेश्चन चेंज कर दें? हाँ, नहीं, चूंकि हम लोग दो के बीच में भी श्योर नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन चेंज करना चाहिए। ओके। कबीर महाशय, डॉक्टर बिंदेश्वर जी और आशीष जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट, इसको अंकित किया जाए और अब इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा। बदलने से पहले हमें अपने दर्शकों के इस प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। किसी एक पर उंगली रखिए। क्वेश्चन तो चेंज हो गया, अभी तो गेस करना है। जी, हाँ, किसी एक को चुन लीजिए। पटना ठीक है। पटना, बी पटना पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, मान्यवा अगर आप कहते तो ये सही होता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 72 फीट की प्रतिमा को बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्थापित किया गया है। ये गांधी जी की विश्व में सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। हम सोचे कि शायद आप वहां के रहने वाले हैं, इसलिए आपने कभी देखा होगा। देखा Alright. था हमने, हमको भी अच्छा है। तो अब ये प्रश्न जो है ये हट जाएगा। हमारे यहाँ पर देखिए, आमतौर पर तकरीबन 11 विषयों को लेकर के अलग अलग विषय हैं, उनकी एक सूची बनी हुई है यहाँ, और आपने यहाँ पर आने से पहले किसी एक विषय को चुना था, और वो विषय था लैंड एंड पीपल। ठीक है, तो इसी के आधार पर अब अगला प्रश्न आपके सामने आएगा। कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और लैंड एंड पीपल के आधार पर अगले प्रश्न को डॉक्टर साहब और आशीष जी के सामने पेश किया जाए। इनमें से कौन सा राज्य वर्ष 2014 से पहले अस्तित्व में नहीं था? ओके, विच ऑफ दीज स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर द ईयर 2014? ऑप्शन सुनिए। ए उत्तराखंड, बी झारखंड, सी तेलंगाना, डी छत्तीसगढ़। सी तेलंगाना। सी तेलंगाना, ताला लगा दिया जाए। ओके, तेलंगाना सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, इट्स द राइट आंसर, वेल प्लेड। 2 जून 2014, it was created on the 2nd of June 2014 as the 29th state of India, separated from the northwestern part of Andhra Pradesh. अब आ गया है खेल का दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। यह है 10वां प्रश्न और मूल्य है इसका 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाली में दिए गए भगवान बुद्ध के उपदेशों वाले पवित्र धार्मिक ग्रंथों के संकलन को क्या कहा जाता है? What are the sacred texts of the Buddha's teachings in Pali collectively known as? ऑप्शन सुनिए। ए ललिता विस्तारा,
बी त्रिपिटका, सी महाजनक, या डी वेसंतर या वेस्यतना, वेसंतरा या वेसंतर। महाजनक, त्रिपिटक, ललित विस्तार। त्रिपिटक त्रिपिटक बी पे ताला लगा दें। जी त्रिपिटक बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, वाह क्या बात है। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिया और एक चेक आ रहा है आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बजती रहें देवियों सज्जनों। तो दो था ना, दोनों हम जानते थे। बैठे रहिए बैठे रहिए बैठे रहिए बैठे। ये 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम आ गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। त्रिपिटक, जिसका शाब्दिक अर्थ है तीन पिटारी, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। और बौद्ध धर्म के तीन मुख्य ग्रंथ विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक के लिए सामूहिक रूप से त्रिपिटक शब्द का प्रयोग होता है। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए, इसके लिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। देवियों सज्जनों, स्वच्छता ही सेवा गांधी जी का एक सपना था और आशीष जी जो यहाँ पर विराजमान है उन्होंने भी इसी ओर काम किया है। हमारे पास एक छोटा सा वीडियो है, हम दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं लगभग 13 लाख टन का कचरा यहाँ पर जमा था, जो वर्षों से डंप साइट का रूप जो ले चुका था। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि कैसे इस डंप साइट को ख़त्म किया जाए। एक बायो रिमीडिएशन की पद्धति होती है जिसमें कि जो पुराना कचरा होता है उसको अलग अलग भागों में सेग्रीगेट कर लिया जाता है। प्लास्टिक को अलग कर लिया जाता है, सॉइल को अलग कर लिया जाता है। उस पद्धति में हम लोगों ने कुछ इनोवेशंस किए फाइनेंशियल मॉडलिंग में, और उसी का परिणाम है कि लगभग 6-6.5 महीने में हमने पूरा 13 लाख टन का कचरा खत्म कर दिया। और ऐसा लगता है कि हम किसी फॉरेस्ट एरिया में आज बैठे हुए हैं। 2015 से पहले इतनी गंदगी थी और इतनी स्मेल आती थी कि यहाँ से निकलना हमें मुश्किल होता था। और आज निगम ने जब से ये काम संभाला है तो ये हालत हो गई कि बिल्कुल साफ सुथरा एकदम ऐसा चमन कर दिया। फर्स्ट टाइम जब मैं इंदौर आई थी तब इंदौर इतना साफ नहीं था। मैं 3 साल से कंटिन्यू देख रही हूँ, काफी अंतर आया। आप लोग बाग सड़क पे कचरा नहीं फेंकते, जगह जगह जो डस्टबिन लगे हुए हैं उन्हीं में ही कचरा डालते हैं। तो बहुत अंतर आया है इस मुहिम से। इंदौर में हमारे 2 बायोगैस के प्लांट चल रहे हैं। हम लोग सीएनजी बनाते हैं। रोजाना बेसिस पे हम लोग 1400 किलो के आसपास सीएनजी जनरेट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो 1400 टन सीएनजी है ये हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस के लिए यूज़ होता है। हमारी करीब 22 बसेस हैं जो केवल और केवल कचरे से बनी हुई सीएनजी के बेसिस पे ही चलती हैं। देखिए, मेरा जो एम है कि उसको हम लोग किस तरीके से और बेहतर कर सकें जिससे कि साफ़ सफाई बेहतर हो, प्रोसेसिंग बेहतर हो, एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा हो और प्लस जो लोग हैं इस पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं उनका भी लगातार कल्याण होता रहे। ये हम लोगों का मूल उद्देश्य है। बहुत बहुत बधाई आपको आशीष सिंह जी। ये जो एक सिस्टमेटिक प्रैक्टिस जो आपने यहाँ पर उपयोग किया, कैसे आपको मन में आया और किस तरह से आपने इसकी शुरुआत कैसे की आपने? जो पूरा का पूरा कचरा वहाँ पे जमा था, लगभग 13 लाख टन के आसपास का कचरा था। कई सारी पिटीशंस लगी हुई थी कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। और सबसे अच्छी बात ये थी चूँकि स्वच्छ सर्वेक्षण में ये पॉइंट शामिल था और हम लोगों को फिर से नंबर 1 भी आना था, इसीलिए हम लोगों ने एक टाइम लिमिट ली अपने लिए कि इसको किसी भी तरीके से 6 महीने के अंदर हम लोग ख़त्म करेंगे। उसी के हिसाब से जो पहले का कैलकुलेशन था उसमें हमारे हिसाब से इसमें 75 करोड़ रुपए लगने थे और लगभग 10-12 साल लगने थे इसमें। लेकिन जो फाइनेंशियल मॉडलिंग हम लोगों ने चेंज की उसी का परिणाम है कि लगभग 6.5 महीने में हम लोगों ने इसको पूरा का पूरा साफ कर दिया। और अभी विगत 3 या 4 महीने में हम लोग 60,000 पेड़ वहाँ पर लगा चुके हैं। तो जहाँ पहले कचरे के पूरे पहाड़ हुआ करते थे, पूरे के पूरे वहाँ पर हरियाली। मुंबई की भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जी। और आपको लगता है कि यहाँ भी जो सिस्टम आपने किया है वो यहाँ इसका उपयोग हो सकता है? ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस है, सब कुछ संभव है। दूसरे शहरों में भी उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं।
और सभी लोग ये ठान लें कि हम लोगों को 100% इसको क्लीन भी करना है, पूरा का पूरा जो ओल्ड डंप है उसको भी ख़त्म करना है, तो मुझे लगता है ज़रूर संभव होगा। इंदौर की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो गीला कचरा और सूखा कचरा जो अलग अलग ये होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वपूर्ण है, वेट लेकिन वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट, कैसे लेकिन इसको बहुत अंतर किया जाए, अलग अलग जगहों में डाला जाए। गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करने का सबसे बड़ा जो परिणाम होता है, सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि जो कचरे के बड़े बड़े पहाड़ हम देखते हैं, अगर गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग हो रहा होता तो कचरे के पहाड़ कभी नहीं दिखते, चाहे वो दिल्ली की गाजीपुर की साइट हो, चाहे मुंबई की साइट हो। कारण यही है कि हम लोग कचरे को मिक्स कर देते हैं, जिससे उसकी आगे प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है। अगर हम लोग अलग अलग कर दें तो गीले कचरे से खाद बन जाएगी, जो सूखा कचरा है उसको हम लोग रिसाइकिल कर देंगे। एक विषय जो है जो हम सब लोगों को बहुत ही पीड़ित कर रहा है और जितने भी हम अभियान कर रहे हैं उसमें, और वो है प्लास्टिक का। जी, इसके साथ आप कैसे जूझते हैं? इंदौर में लगभग 3 साल से जो प्लास्टिक कैरी बैग होता है उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने प्रतिबंधित कर दिया है। इवन अगर कोई पॉलीथीन से की कैरी बैग का भरा हुआ ट्रक अगर हमारे इंदौर के भौगोलिक सीमा से भी गुजर जाता है, हम लोग उसको भी जब्त कर लेते हैं। जी, विगत 1 साल से हम लोग जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं, जो बाजारों में हम लोग ये देखते थोड़ा हैं। समझाइए, क्योंकि हमारी भी समझ में नहीं आती सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक बेसिकली अगर हम लोग लेमन लैंग्वेज में देखें, जिसको हम लोग डिस्पोजेबल बोलते हैं, जी हाँ। कि हमने ग्लास एक ली, उसमें हमने जूस पिया या पानी पिया और पी के और उसके फेंक बाद दिया। फेंक दिया, तो हम लोग एक बार पीने के लिए जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा कचरे की मात्रा को बढ़ा देता है, ये हम लोगों को उस समय एहसास नहीं होता है। अगर खाने पीने की मार्केट है, इंदौर बहुत खाने पीने के लिए फेमस भी है, हम लोगों ने मार्केट्स को डिस्पोजेबल फ्री, सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री करना शुरू किया और लगभग 10-12 मार्केट्स ऐसी हैं जो पूरी तरीके से डिस्पोजल का प्रयोग जिन्होंने बंद कर दिया है, एक्रिलिक की या स्टील की प्लेट्स या ग्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा 2 और हम लोगों ने नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, जिसमें एक को हम लोग बर्तन बैंक बोलते हैं और एक को हम लोग झोला बैंक बोलते हैं। बर्तन बैंक का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी के घर में 100-200 लोगों की पार्टी है, घर पे इतने बर्तन नहीं होते हैं कि हम लोग सबको एंटरटेन कर सकें अपने घर के बर्तनों से, तो हम लोग डिस्पोजल्स का प्रयोग करते हैं। तो हमने ये सुविधा दी, एक हेल्पलाइन नंबर क्रिएट किया। अगर आपके घर पे 100-150-200 लोगों की पार्टी है तो आप हमको फ़ोन करो, हम फ्री में आपके पास स्टील के बर्तन पहुँचाएंगे। क्या बात है, वाह। झोला बैंक जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका हमने प्रचार भी किया था सर। जी। झोला जो है वो खादी से बने, ताकि खादी बनते हैं जो खादी का काम करते हैं उनको एक नौकरी मिलती है काम करने की, और थैले भी बन सकते हैं। जी, जितनी भी वेजिटेबल मार्केट्स होती हैं, जनरली लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, हो सकता है कि कहीं से आ रहे हैं, उनको कहीं बैग नहीं मिलता है तो वो लोग फिर पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। जी। हम लोग उनको एक ऑप्शन देते हैं कि अगर वो नहीं भी लेके आए हैं तो जो झोला है या तो पेड बेसिस पे या फ्री में वहाँ से ले सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। और बर्तन बैंक और झोला बैंक से जो सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज था वो बहुत कम। अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है 11वां प्रश्न, इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। यहां पर हमारा जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। 16वां प्रश्न है, घड़ीमान जी शांत हो जाएंगे, अब आपके पास समय है हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। अगला प्रश्न आपको दे सकता है 6,40,000 रुपए, और वो 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की गठबंधन सरकार के समय इनमें से कौन जनता पार्टी के अध्यक्ष थे? Who was the president of the Janata Party when it headed a coalition government under the Prime Minister Morarji Desai? ऑप्शन सुनिए। ए, अटल बिहारी वाजपेयी, बी, बाबू जगजीवन राम, सी, चौधरी चरण सिंह, डी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर डी। श्योर है? श्योर। ताला लगाने लायक? हाँ, एकदम तुरंत बोल दिया आपने। कबीर महाशय डी, चंद्रशेखर, ताला लगाया जाए कह रहे हैं डॉक्टर बिंदेश्वर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह, 11 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 6,40,000 जीत गए। आपातकाल के बाद, इमरजेंसी के बाद विपक्ष की कई पार्टियां साथ आईं और मिलकर 1977 में जनता पार्टी का गठन किया। चंद्रशेखर जी तब जनता पार्टी के
अध्यक्ष बने और बाद में जाकर के वो प्रधानमंत्री भी बने। 12वां प्रश्न अब आएगा आपके सामने। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खोजकर्ता ने 1877 में फोनोग्राफ नामक एक उपकरण का आविष्कार किया था? Which pioneer invented a device called the phonograph in the year 1877? और आपके सामने जो विकल्प हैं वो हैं ये: ए अलेक्जेंडर बेल, बी जेम्स वॉट, सी थॉमस एडिसन, डी जे.एल. बेड। समय की कोई पाबंदी नहीं है, इत्मीनान से बैठकर सोच सकते हैं। एक लाइफलाइन भी है आपके पास 50-50। फोनोग्राफ किस खोजकर्ता ने 1877 में फोनोग्राफ नामक एक उपकरण का आविष्कार किया था? थॉमस एडिसन। जो टेलीफोन से पहले का वो था वही होगा ना फोनोग्राफ। फोनोग्राफ कम्युनिकेशन की कोई टेक्नोलॉजी थी शायद। आप सोचिए, इतना तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन केवल इतना कह सकते हैं कि सही उत्तर आपको 12,50 देंगे। और एक लाइफलाइन बची आपकी 50-50। यदि आपके मन में संदेह हो तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 गलत विकल्प जो है वो मिट जाएंगे। थॉमस एडिसन होना चाहिए। हाँ, लग तो एडिसन ही रहे हैं, लेकिन क्या करना चाहेंगे? लॉक कर देते हैं सी। सी पे ताला लगाना चाहेंगे? जी। ओके, सोच लिया आपने अच्छी तरह। कंप्यूटर महाशय, टॉमस एडिसन सी, इस पे ताला लगाइए और बताइए कि सही उत्तर है। हे भगवान, ये तो सही हो गया। वाह, बहुत खूब। 1877 से एडिसन का रिलेशन लग रहा है। फोनोग्राफ, जिसे रिकॉर्ड प्लेयर भी कहा जाता है, सुइयों के कंपन के माध्यम से मुद्रित ध्वनियों को पुनः पेश करता है। हमारे जमाने में इतना गोल गोल होता था रिकॉर्ड, उस पे एक लोहे का एक ऐसा होता था, उसको उठा करके उसमें सुई लगाते थे, फिर उसको उठा करके उस पे रखते थे, फिर वहां से गाना बजता था। फिर सब लोग जानते हैं क्या? अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। हाँ, आजकल की जनरेशन तो पूछते हैं व्हाट द हेल इज दिस। तो हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दे दिया आपने। आ रहा है 13वां प्रश्न, 25 लाख इसका मूल्य है। हो, मान्यवर हुटर बच गया है। खेल को यहीं समाप्त करना पड़ेगा बिंदेश्वर जी। आप लोगों से बात करके हमें इतना अच्छा लग रहा था। छत में, शौच में, छत में खुला हो, कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के लिए यदि आप कुछ इस समय कहना चाहें। ये गांधी जी का जन्मदिन है जी। जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिक्स एंड मोरालिटी। एथिक्स एंड मोरालिटी, इस 4 चीज जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। स्वच्छता की बात है, स्वच्छता ही सेवा है, उसमें जुड़ जाए और देश को ऐसा बनाए जैसा कि सिंगापुर में बना। तो बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने 12,50,000 रुपए जीते हैं और ये 12,50,000 रुपए डिजिटली अब ट्रांसफर हो जाएगा। अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया और 12,50,000 1 2 3, ठीक है। एक और बढ़ा सकते नहीं, ऐसे कैसे बढ़ा दें। इसको कंफर्म किया और ये सीधे 12,50,000 रुपए आपके अकाउंट में गए। डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि इनको तो कहीं न कहीं पैसे को लगाना ही है, तो अगर इंदौर में लगाएं तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं। इंदौर चूंकि प्रथम शहर है इस देश में, अभी 3 साल से हो रहा है। जी हाँ, जी हाँ।
तो आधी राशि इंदौर शहर को वाह, क्या बात है, प्रस्तावना रखने के लिए। बहुत बहुत बधाई। आपकी सुपुत्री को मैं यहाँ अब आमंत्रित करूंगा कि आकर के हमारे साथ एक फोटो ली जाए इस विशेष मोबाइल कैमरा से। आइए आशिक जी, आइए। तो देवियों सज्जनों, विदेश्वर पाठक जी के रूप में गांधी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। ईश्वर से यही दुआ है कि ये आशीर्वाद समाज के हर स्तर पर बना रहे, हमेशा बना रहे, ताकि ये देश गांधी जी की कल्पना और कोशिशों वाला देश बना रहे। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी को सम्मान रूप से हम एक उपाधि चिन्ह अब प्रस्तुत करेंगे।